नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के मैथ वर्क सिलेबस को। मैथ वर्क जो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा मतलब अगर 95 प्लस या 100% के बारे में आप सोच रहे हो, इतना टारगेट लेके चल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ वर्क के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो मैथ वर्क को इग्नोर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब आप चैप्टर कर रहे हो तो चैप्टर के साथ ही आपका मैथ वर्क हो जाना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको बाद में करेंगे। अब मैथ वर्क अगर साथ साथ कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, इससे आपका जो कंटेंट होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, मज़ा आता है पढ़ने में। दूसरा, कंसेप्ट बेटर वे से आपके क्लियर हो पाते हैं। तीसरा, जो भी कंसेप्ट हम मैथ वर्क के साथ करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हम याद रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम दिसपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गुवाहाटी के बारे में, हम पढ़ रहे हैं इम्फाल के बारे में, हम पढ़ रहे हैं झरिया बोकारो रानीगंज के बारे में। अगर हमें मैप के ऊपर एग्जैक्टली उन प्लेसेस के बारे में पता है, मज़ा आएगा पढ़ने में, वो याद रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि मैप वर्क तो बाद में देखेंगे। अब एक चीज़ और होती है इससे कि जब हम मैप वर्क को इग्नोर कर देते हैं या फिर हम अवॉइड कर देते हैं कि बाद में करेंगे, तो उससे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि चैप्टर तो हो गया लेकिन मैप वर्क रहता है। वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ पाते। दूसरा, जब हमने उसको टाल दिया कि बाद में देखेंगे, बाद में कब देखेंगे, एग्जाम डेज में देखेंगे। और 95% के आसपास जो स्टूडेंट्स है, 90 to 95% स्टूडेंट्स वो एग्जाम डेज में भी नहीं देख पाते, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं है कि मैथ वर्क में करना क्या है। वो एग्जाम में सीधे चले जाते हैं, तुक्के लगा के आते हैं और वहीं पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यानी सबसे इजी पार्ट जो सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का है, उसी में ही हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वीडियो में हम पूरा जो आपका सेकंड टर्म का मैथ वर्क है उसके सिलेबस को जानेंगे, और उस मैथ वर्क को आप कैसे करोगे, कहाँ पे हमें लोकेट करना है, एग्जैक्ट वो प्लेस कौन सा है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो रहेगा। जब भी हम मैथ वर्क की तैयारी करते हैं उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। यानी कि पहला हमारा स्टेप रहेगा कि व्हाट टू लोकेट, एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लोकेट करना है। मैथ वर्क का सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, लिमिटेड सा होता है। सीबीएसई की तरफ से हमें सेपरेट मैथ वर्क का सिलेबस दिया जाता है, तो एग्जैक्टली अगर पता हो तो थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट में हम मैथ वर्क के सिलेबस को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। जब हमें सिलेबस पता चल गया तो सेकंड हमारा स्टेप आता है कि वेयर टू लोकेट, लोकेट करना कहाँ है। अब इसमें बहुत ज़्यादा झोल होता है। झोल कहाँ होता है कि हम क्या करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं कि अच्छा ठीक है हेल्प बुक में दे दिया, देख लिया, देखने से काम नहीं चलता, उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप ब्लैंक मैप के ऊपर। क्योंकि जब हम देखते हैं और जब हम लोकेट करते हैं बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब मैप में देखते हैं, लोकेट करने की बात आती है तो हमें लगता है ये प्लेस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सब गड़बड़ हो जाते हैं, पूरा रायता फैल जाता है। तो वो चीज़ें ना हो इसलिए एटलीस्ट ट्वाइस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और तीसरा है हाउ टू लोकेट, लोकेट करना कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लोकेट करना कैसे, उसमें जैसे पॉइंट्स दिए गए 1 2 3 1 2 3 मेंशन करके आ जाते हैं, या कई बार जैसे क्वेश्चन टाइप से ये दिया गया है कि प्लेस, जैसे आपको दे दिया गया बी पॉइंट दे दिया गया और आपको दिया गया कि वो स्थान जो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ओके, यूपी में चोरी चोरा हमें दिया गया, लेकिन हमने वही लिख के आ गए, चोरी चोरा लिखना, हमें आंसर भी लिखना, उसको लोकेट भी करना, लेकिन हमें पता ही नहीं था कैसे करना है। ओके, या फिर क्या करते हैं हम, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं वो करके आ जाते हैं। कई बार स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस के आंसर शीट पे दे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, कितना करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो चलिए एक एक करके हम सभी चैप्टर्स के मैथ वर्क को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के साथ शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर दिया गया है वो है सेकंड चैप्टर, जो न्यू एडिशन आपका एनसीईआरटी का, उसमें सेकंड चैप्टर है। जिनके पास ओल्ड बुक है तो उनमें ये आपका थर्ड चैप्टर रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए, टोटल हमारे 9 पॉइंट्स है। कितने, 9 पॉइंट्स है जिनको हमें करना है। तो इसमें लोकेटिंग के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि लोकेट करने के लिए, लेबलिंग या आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दिया जा सकता है, यानी कि पहले इस पॉइंट या ए हमें पहचानना है, क्लियर, या फिर हमें एग्जैक्टली उसको लोकेट करना, दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, यानी कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 9 इस चैप्टर में से फर्स्ट 3 पॉइंट्स है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। ओके, ये अधिवेशन क्या थे कि कांग्रेस पार्टी की उस पीरियड में एनुअल एक मीटिंग हुआ करती थी आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। वो होती थी दिसंबर में जनरली, लेकिन कई बार बीच में भी हुई है। तो उनमें से 3 इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है, जो सेशन है, वो हमारे सिलेबस में, मैथ वर्क के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलिए कौन से पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर हम लोकेट करेंगे सभी पॉइंट्स के बाद। तो पहला हमारा कलकत्ता
अधिवेशन है जो सितंबर 1920 में हुआ था। ओके, कोलकाता नहीं होगा, कलकत्ता ही इसे लिखा जाएगा। कलकत्ता सितंबर 1920 में हुआ था, कलकत्ता सितंबर 1920। सेकंड है हमारा नागपुर, दिसंबर 1920, दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में। और तीसरा हमारा मद्रास 1927। अब यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है कि जैसे ये जो दोनों सेशन है ये 1920 में हुआ है, और क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कांग्रेस का सितंबर 1920 का अधिवेशन, कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन। अब पहले तो पता होना चाहिए ना कि सितंबर में कहाँ हुआ था, दिसंबर में कहाँ हुआ था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आप अल्फाबेटिकली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे डिक्शनरी में दिया होता है कि अल्फाबेटिकली जो नाम पहले आएगा वहां पे पहले अधिवेशन हुआ था, बाद में दूसरी जगह पे। जैसे C फॉर कलकत्ता, ओके, कलकत्ता C से होगा, और N फॉर नागपुर होगा। पहले कौन सा आएगा, C से कलकत्ता। तो पहले हुआ था सितंबर में, वो कहाँ हुआ था, वो कलकत्ता में होता है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। और मद्रास का तो अलग ही है, वो आपको याद रह जाएगा। तो ये हमारे मैफक में दिए गए 3 अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद 6 अन्य जो हमारे दिए गए इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के दिए गए। तो ये सेंटर्स कौन से, पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद मैफक में इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया गया चंपारण, जहां पर नील की खेती से रिलेटेड हमारा सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। ओके, तो चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। उसके बाद सेकेंड है खेड़ा गुजरात, सत्याग्रह हुआ था, किसानों का सत्याग्रह था, और ये भी गांधी जी का सत्याग्रह था। सेकंड मूवमेंट था गांधी जी का यहाँ पर, ये वहाँ के किसानों के समर्थन में था। गुजरात में है ये खेड़ा, ये 1917 में हुआ था, 1917 में। ओके, वहाँ के जो किसान थे वो लगातार 3 वर्षों से सूखा पड़ रहा था, काल पड़ रहा था, तो वो टैक्स नहीं दे सकते थे, और अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स वसूलना चाहते थे। बस ठन गई, और गांधी जी ने वहाँ पे एक आंदोलन कर दिया। उसके बाद 1918 में नेक्स्ट ईयर ही एक और बड़ा आंदोलन किया जाता है गांधी जी के द्वारा, जो सक्सेसफुल रहता है। वो अहमदाबाद, गुजरात में होता है। सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह होता है अहमदाबाद में। जो कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह था, ये भी गांधी जी का ही सत्याग्रह था। तो यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स थे, वो काम के घंटे कम कर दिए जाएं, वेतन बढ़ा दिया जाए, इस बात को लेकर के हड़ताल कर रहे थे। मालिकों ने निकाल दिया जॉब से। गांधी जी पहुंचते हैं, सत्याग्रह करते हैं, वापस ले लेते हैं। तो 3 तो हमारे ये सत्याग्रह शुरुआती जो गांधी जी के थे। और इसके अलावा 3 और पॉइंट है, यानी कि टोटल हमारे 9 पॉइंट्स है जो मैप वर्क से रिलेटेड सिलेबस में दिए गए। उसके बाद है चोरी चोरा। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से थोड़ा सा आगे की तरफ है, बिहार के आसपास लगता है ये। असहयोग आंदोलन की वापसी यहीं से हुई थी। यहाँ पर एक पुलिस थाने को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल के मारे गए थे। ओके, तो इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये इस तरीके से भी आ सकता है कि वह स्थान जहाँ पर हुई घटित या हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, तो हमें पता होना चाहिए कि वो चोरी चोरा है, और कहाँ है वो हमें लोकेट करना है। उसके बाद एक दांडी, गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। गांधी जी दांडी पहुंचते हैं साबरमती आश्रम से, नमक बनाते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत यहीं से होती है। और 6th जो प्लेस है वो है अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग की घटना यहीं पे घटित हुई थी। ओके, तो 6, 3 + 6 कितने हो गए, 9। ये 9 प्लेस हमें लोकेट करने हिस्ट्री में से, यानी कि इतना ही सिलेबस है हमारा मैप का हिस्ट्री में से। तो चलिए इनको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे इससे हमने लोकेट किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को, और यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप हमने लिया, सिंबल लिया, इससे हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े केंद्रों को लोकेट किया। तो चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्थानों की जहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। ओके, तो कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन। कोलकाता जिसको अब हम कहते हैं, उस वक्त कलकत्ता था, सितंबर 1920 में हुआ था। उसके बाद नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में, ये नागपुर है। अब नागपुर को लोकेट करने का तरीका क्या है कि जैसे यहाँ से आप देख लीजिए कि ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन को आपको यहाँ लेके जाना है। ओके, और उसके बाद ऊपर से अगर हम देखें, थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन आती है, तो इससे आप लोकेट करोगे, ऐसे करोगे तो आपको एग्जैक्ट जहाँ पे कट हो रहा है उसके आसपास इसको लोकेट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको स्टेट बाउंड्रीज नहीं दी जाती तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे लोकेट करें। तो ये हो गया कलकत्ता का सितंबर 1920 में, ये हो गया आपका नागपुर का दिसंबर 1920 में, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें नीचे की तरफ जाएं तो ये आपका मद्रास का हो जाएगा, जिसको आजकल हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यानी कि आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ये हो गए 3 कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन। उसके बाद हम बात करेंगे
कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, स्वतंत्रता संग्राम था, उससे जुड़े हुए कुछ केंद्र। तो इसमें सबसे पहले चंपारण देखिए, ये चंपारण बिहार में ऊपर की तरफ आ जाएगा ये, क्लियर। अगर मैप वर्क में स्टेट बाउंड्रीज नहीं दी गई तो नेपाल के सेंटर को लगभग देख लोगे आधा आधा करके, तो उससे थोड़ा इस साइड में आप लोकेट कर पाओगे। उसके बाद ये चोरी चोरा है, यूपी में है, और ये सेंटर से जितना चंपारण उस साइड है, ये सेंटर से उतना ही यहाँ रहेगा ऊपर की तरफ। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये यूपी का, तो वहाँ पे चोरा चोरी है। उसके बाद है अमृतसर। अमृतसर को जहाँ पे लोकेट किया गया, ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ जो लोकेट किया इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दोगे। ओके, ये अमृतसर है। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन और इस लाइन को हम क्रॉस करें तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद से नीचे आ जाएगा आपका खेड़ा, और यहाँ पे ये दांडी आ गया, क्लियर। दांडी क्योंकि कोस्टल टाउन है, तो ये किनारे तट के साथ आपको लोकेट करना है, क्लियर। तो ये हो गए आपके 6 पॉइंट्स जो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, उससे रिलेटेड। चंपारण बिहार में है, चोरी चोरा ये आपका यूपी में है, अमृतसर ये पंजाब में है, अहमदाबाद गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में है, और दांडी गुजरात में है। और 3 हमने कांग्रेस के अधिवेशन किए। तो ये आपका रहेगा मैफा का सिलेबस हिस्ट्री में से। उसके बाद हम बात करेंगे जियो की। तो जियो में आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, 3 चैप्टर्स रिलेटेड मैफा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है, इससे रिलेटेड हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, थर्मल पावर प्लांट्स, तापीय ऊर्जा केंद्र संयंत्र है, वो हमें लोकेट करने हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से होते हैं? जहां पे कोयले को या फिर जो पेट्रोलियम है उससे बिजली पैदा की जाती है, ज्यादातर में कोयला जलाया जाता है, क्लियर। तो उसे तापीय ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं। तो ये हमें 3 दिए गए, नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। ओके, 3 दिए गए, तीनों को हमें लोकेट करना है। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, अणु ऊर्जा केंद्र, तो ये हमें यहाँ पर 4 दिए गए सिलेबस में, नरोरा, काकरापारा, नरोरा यूपी में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ये पहला हमारा परमाणु या अणु ऊर्जा केंद्र था। उसके बाद कल्पक्कम की अगर बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में आ जाता है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया किसका? ये आपका मैपवर्क का सिलेबस है, 5th चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का। उसके बाद यहाँ देखिए कि इनको हम लोकेट कर देते हैं कि कहाँ पर हमें इनको लोकेट करना है, कैसे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए तापीय ऊर्जा केंद्र हमारे कहाँ का है। तो यह सबसे पहला आपका आ जाएगा सिंगरौली, मध्य प्रदेश में। यह आपका रामागुंडम हो गया, तेलंगाना में आता है। और उसके बाद नामरूप, ये असम में ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, लास्ट ईयर के एग्जाम्स की बात करें तो नामरूप लगभग सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, तो आपका नामरूप हो जाएगा। ये हो गया आपके तापीय ऊर्जा केंद्र। उसके बाद अणु ऊर्जा केंद्र सिर्फ 4 दिए गए, 4 ही हमारे सिलेबस में। नरोरा नोएडा के बिल्कुल साथ लगता है, नोएडा यानी कि दिल्ली से अगर हम नोएडा की तरफ जाएं तो उससे थोड़ा सा आगे की तरफ मिलेगा, यानी कि यहीं उसके आसपास आप लोकेट कर दोगे। काकरापारा गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ? जो साउथ गुजरात है, महाराष्ट्र से थोड़ा से ऊपर की तरफ, वहाँ पे काकरापारा है। खाखरा वगैरह इस टाइप के नाम गुजरात में होते हैं, तो याद रख लेना ये गुजरात में है। उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में, मुंबई के बिल्कुल पास में है, मुंबई से थोड़ा सा नॉर्थ की साइड में ये तारापुर है, जो भारत का पहला अणु केंद्र था। और कल्पक्कम की बात करें तो ये चेन्नई से थोड़ा नीचे की तरफ है। ओके, तो ये हो गए हमारे तापीय और अणु केंद्र। ओके, चलिए हम और देखते हैं और कुछ हमारा मैपवा का सिलेबस। उसके बाद 6 चैप्टर हमारा आ जाएगा, यानी कि 5th चैप्टर में से हमें क्या दिया गया? तापीय केंद्र और अणु ऊर्जा केंद्र। उसके बाद 6 चैप्टर की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिए गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के कुछ सेंटर्स। सूती वस्त्र उद्योग है, उसके प्रमुख केंद्र दिए गए, मुंबई दिया गया हमें, सूरत दिया गया, कोयम्बटूर दिया गया, अहमदाबाद दिया गया हमें, कानपुर और इंदौर, यानी कि टोटल दिए गए 6। वर्कशीट के थ्रू हम पहले ही कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, तो चलिए इन 6 प्लेसेस को हम लोकेट करते हैं जो हमारे सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे यूपी के साथ शुरुआत करेंगे। यूपी में हमारा कानपुर आ जाएगा। ये लगभग आप सेंटर में शो कर सकते हैं यूपी के। ओके, यूपी के लगभग सेंटर में बीच में रहेगा कानपुर। उसके बाद इंदौर है, ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ये इस लाइन को अगर हम सीधा लेके आएँ तो यहाँ पे इसी लाइन के बिल्कुल सीध में ये इंदौर है, क्लियर। उसके बाद सूरत यहाँ पे आ गया, ये सूरत नीचे की साइड में, दक्षिणी गुजरात आ गई ये पार्ट। उसके बाद मुंबई को यहाँ थोड़ा सा दूर है, बिल्कुल पास कर दीजिएगा क्योंकि ये तटीय शहर है।
उसके बाद कोयम्बटूर, यहाँ तमिलनाडु में आ जाएगा। तो ये हमारे 6 प्रमुख केंद्र है जो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर, यही आपके सिलेबस में भी दिए गए। ओके, उसके बाद आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा लोहा इस्पात संयंत्र। लोहा इस्पात संयंत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर आयरन स्टील प्लांट्स में हमारे सिलेबस में जो दिए गए मैफा के सिलेबस में, तो उसमें है जमशेदपुर, टिस्को आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि भारत की पहली जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो यहीं पे सेटअप हुई थी 1907 में, 1907 में। दुर्गापुर, उसके बाद बोकारो, भिलाई, सलेम और विजयनगर, टोटल हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 जिनको हमें लोकेट करना है। तो चलिए एक एक करके इनको भी लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जमशेदपुर की। जो जमशेदपुर है वो कहाँ पे दिया गया है? जमशेदपुर आपका दिया गया है जो आपका झारखंड है उसके साउथ में, यहाँ पर आ जाएगा जमशेदपुर। क्लियर। उसके बाद बोकारो, ये भी झारखंड में, जो कि नॉर्थ में आ जाएगा। ओके, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा झारखंड के। दुर्गापुर ये आपका वेस्ट बंगाल में है। क्लियर। भिलाई बिल्कुल सेंटर में है आपके छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे विजयनगर आ जाएगा नॉर्दर्न कर्नाटका में, कर्नाटक के उत्तर में आ जाएगा। और सेलम की बात करें तो ये तमिलनाडु के बिल्कुल बीचों बीच में दिया गया है। ओके, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे आपका जमशेदपुर आ जाएगा दक्षिणी झारखंड में। नॉर्थ ईस्टर्न अगर झारखंड की बात करें तो बोकारो, देन यहाँ पे दुर्गापुर जो सेंटर में बिल्कुल पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, देन छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीच में आपका भिलाई आ जाएगा। विजयनगर कर्नाटक के उत्तरी पार्ट में आ जाएगा। और सेलम की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु के बीचों बीच आ जाएगा, बिल्कुल एकदम। ओके, तो ये आपके लो इस्पात केंद्र रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैफक है। उसके बाद तीसरा जो पार्ट दिया गया इस चैप्टर से रिलेटेड मैफक में, वो दिया गया आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी पार्क है वो सेटअप किए गए। उसमें से हमारे सिलेबस में कितने? हमारे सिलेबस में 8 दिए गए। पहला बेंगलोर, सेकंड नोएडा, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ हमें गांधीनगर दिया गया, फिफ्थ मुंबई दिया गया, सिक्स चेन्नई दिया गया, सेवन्थ पुणे दिया गया, और एट्थ की अगर बात करें तो आपका तिरुवनंतपुरम है। ओके, ये टोटल हमें दिए गए जिनको हमें लोकेट करना है। हालांकि मैप वर्क की अगर बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं ऊपर आई टैब पे देने वाला हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हो। हालांकि मैप वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता है, मीडियम चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, हमें तो एग्जैक्ट प्लेस के बारे में ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भारत के अगर IT पार्क की बात करें तो सिलेबस में बहुत कम हमें दिए गए जिनको हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आपका नोएडा आ जाएगा। नोएडा जहाँ पे लोकेट किया गया इस मैप वर्क में, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। क्लियर, क्योंकि ये जहाँ पे दिया गया थोड़ा नीचे हो गया, ये दिल्ली के बिल्कुल बगल में है ना, ये दिल्ली वालों को अच्छे से पता है, तो वहाँ पे हमें लोकेट करना है इसको। जयपुर हो गया, उसके बाद गांधीनगर हो गया, मुंबई दिया गया, मुंबई से थोड़ा नीचे की तरफ आपका पुणे आ जाएगा, हैदराबाद आपका आ जाएगा जो तेलंगाना की राजधानी बिल्कुल सेंटर में, चेन्नई आ जाएगा, थोड़ा ऊपर ले लीजिए इसको, बेंगलुरु आ जाएगा, और आपका तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। तो ये आपके IT पार्क है। एक बार फिर से देखिए, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और आपका तिरुवनंतपुरम। ओके, तो इनको आपको लोकेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर आपके ज्योग्राफी का। इसमें हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसमें पूछे गए पहले भारत के प्रमुख पतन यानी कि मेजर पोर्ट्स पूछे गए, बंदरगाह यहाँ पर पूछे गए, और दूसरे एयरपोर्ट्स पूछे गए। पोर्ट्स की बात करें तो हमें टोटल 10 पोर्ट्स दिए गए सिलेबस में। कांडला, मुंबई, मरमागांव, न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। ओके, टोटल 10 पोर्ट्स दिए गए, यानी कि टोटल अगर पोर्ट्स की बात करें तो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं। तो मुंबई में 2 आ गए तो एक ही यहाँ पे काफ़ी रहेगा। एक कोलकाता वो रहता है जिसको इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, बाकी सभी मेजर पोर्ट्स को यहाँ पर हमें लोकेट करना है। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोकेशन के लिए आता है कि आपको लोकेट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके इन पोर्ट्स को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कांडला आ जाएगा। कांडला जो कि गुजरात में है। आज़ादी के बाद क्योंकि कराची पोर्ट है वो चला गया था पाकिस्तान में, तो हमने कांडला पोर्ट को विकसित किया था। सबसे पहले इसी पोर्ट को विकसित किया था, दिल्ली के सबसे नज़दीक यही पोर्ट है। उसके बाद मुंबई है, मुंबई में 2 पोर्ट आ जाते हैं। एक मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है और एक नाहवा शिवा में बना, लेटेस्ट बना है। और सबसे वेस्ट जो पोर्ट है हमारा बंदरगाह है, पतन है, वो मुंबई ही है। उसके बाद मारमागांव ये गुजरात का पोर्ट है, लोहा इस्पात, लोहा इस्क हम निर्यात करते हैं यहाँ से। न्यू मंगलोर ये कर्नाटका का पोर्ट है, यहाँ से भी हम लोहा इस्क है वो निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कोची
बहुत खूबसूरत पोर्ट है ये, अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तूतीकोण भारत का सबसे दक्षिणी पोर्ट है, श्रीलंका के साथ ज्यादातर व्यापार है वो इसी पोर्ट से किया जाता है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना पोर्ट है ये चेन्नई। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित लैंडलॉक्ड जमीन से घिरा हुआ पतन है ये। उसके बाद पारादीप, ये उड़ीसा में डेवलप किया हमने, रिसेंटली डेवलप किया है, और इसके डेवलप करने का मेन जो पर्पज़ रहा है वो ये है कि हम मिनरल्स, खनिजों का एक्सपोर्ट कर पाए। हल्दिया पोर्ट ये कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता के नज़दीक है। तो कोलकाता के ऊपर जो प्रेशर, दबाव बढ़ रहा था, उस दबाव को कम करने के लिए यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है उसको डेवलप किया गया। तो एक बार फिर से देखिए कौन कौन से पोर्ट है हमारे। कांडला यहाँ आ जाएगा, ओके, यहाँ पर, यानी कि ये आगे आपकी कच्छ की खाड़ी, तो उसमें ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये मुंबई हो गया, मारमागांव, न्यू मंगलोर, कोची, ओके। ये किस साइड में आगे, पश्चिमी तटीय पोर्ट है। दक्षिणी पोर्ट कौन सा हमारा, ये एक तूतीकोण आ जाएगा जो श्रीलंका के सबसे नज़दीक है। ये हमारी पूर्वी तटीय पोर्ट है, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, पारादीप हो गया और हल्दिया हो गया। क्लियर। तो ये तो बात हुई हमारे पत्तनों की, पोर्ट की। अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट की। यहाँ पे हमें एयरपोर्ट्स भी दिए गए, 6 एयरपोर्ट दिए गए जिनको हमें लोकेट करना है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन या वायु यान या हवाई अड्डे इनको कह सकते हैं। कौन कौन से, अमृतसर का राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे दिया गया। दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया। कोलकाता का हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई का मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। ये सब कुछ हमें यहाँ पर दिए गए। तो चलिए एक एक करके इनको भी लोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम अमृतसर से शुरुआत करेंगे, नॉर्थ इंडिया से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जहाँ पे अमृतसर है वहीं पे आप लोकेट करोगे राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो एक तो ये आ सकता है कि राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, तभी आप लोकेट कर पाओगे ना कि अमृतसर कहाँ है, ओके। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। उसके बाद है दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पालम में है। और उसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। और उसके बाद अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो चेन्नई में हमारा मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे हो गए 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके सिलेबस में दिए गए। तो ये था हमारा मैफा का सिलेबस, सेकंड टर्म का मैफा का जितना भी सिलेबस था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। होपफुली सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हेल्पफुल रहा तो एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए जितने भी चैप्टर्स है एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के, वो टोटल चैप्टर्स हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, टोटल चैप्टर्स, ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है तो मोस्टली चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आपके हिस्ट्री के आ चुके हैं, आपके जियो के आ चुके हैं, आपके पोल साइंस के आ चुके हैं, इको के रहते हैं, इको के भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।